हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, कक्षा 12 का ही हमारा एक चैप्टर रहता था विदेशी विनिमय की दर। उस चैप्टर की हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम विदेशी विनिमय की दर का जो दूसरा प्रकार है नम्य विनिमय दर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि विदेशी विनिमय दर क्या दर होती है जिसके ऊपर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है, और ये दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और दूसरी नम्य विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या होती है? जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो एक बार फिक्स होती है, स्थिर होती है। जबकि नम्य विनिमय दर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, नम्य यानी कि ये बदल सकती है, ये लोचशील होती है। तो नम्य विनिमय दर को हम लोचशील विनिमय दर भी कहते हैं। तो क्या होती है नम्य विनिमय दर? नम्य विनिमय दर वो दर होती है जो हमारी विदेशी मुद्रा होती है, उस विदेशी मुद्रा की मुद्रा बाजार के अंदर मांग कितनी है और पूर्ति कितनी है, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, नम्य विनिमय दर वो दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में जिस भी मुद्रा की हम ये विनिमय दर निर्धारित कर रहे हैं, उस मुद्रा की विदेशी मुद्रा बाजार के अंदर मांग कितनी है और पूर्ति कितनी है, उसके द्वारा जो निर्धारित की जाएगी वो कहलाएगी हमारी नम्य विनिमय दर। अब आप सभी को पता है कि मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति बदलती रहती है, तो मांग और पूर्ति जब बदलेगी तो हमारी ये दर भी बदलेगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नम्य कहते हैं कि भाई इसके अंदर बढ़त भी हो सकती है और घटत भी हो सकती है, वृद्धि और कमी इसके अंदर हो सकती है। जैसे जैसे इसकी मांग और पूर्ति में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे नम्य विनिमय दर में भी परिवर्तन आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज होती है वो किसका फंक्शन है, डी एंड एस, डी डिमांड और एस सप्लाई। जो विदेशी मुद्रा बाजार है वहां पर उस मुद्रा की मांग, डिमांड कितनी है और सप्लाई यानी कि पूर्ति कितनी है, उसके द्वारा निर्धारित होगी रेट ऑफ एक्सचेंज। उसे हम क्या कहेंगे, नम्य विनिमय दर। तो रेट ऑफ एक्सचेंज इज द फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो भी हमारी मुद्रा है उसकी मुद्रा बाजार के अंदर, विदेशी मुद्रा बाजार के अंदर मांग और पूर्ति जैसी भी होगी, उसी के आधार पर हमारी नम्य विनिमय दर निर्धारित होगी। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो विदेशी मुद्रा की मांग है वो मांग हम क्यों करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट बना कि विदेशी विनिमय की मांग हम करते क्यों। तो विदेशी मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं? सबसे पहला हमारा कारण है ऋणों का भुगतान। हर एक देश दूसरे देश से उधार लेता है, ऋण लेता है, लेता भी है, देता भी है। तो उन ऋणों का भुगतान करने के लिए हमें क्या चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। तो विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए, दूसरे देशों को उपहार देने के लिए, दान देने के लिए, शेष विश्व में निवेश करने के लिए हर एक देश, जैसे भारत अमेरिका के अंदर या कोई और अन्य देश है उसके अंदर निवेश करता है, तो दूसरे देश के अंदर निवेश करने के लिए, उनसे आयात करने के लिए, इंपोर्ट्स करने के लिए, दूसरे देशों से हम बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं, तो ये सारे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। तो विदेशी विनिमय की, विदेशी मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं, हम विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए, उनको उपहार और दान आदि देने के लिए, शेष विश्व के अंदर अगर हमें निवेश करना है उसके लिए, दूसरे देशों से हमें कुछ आयात करना है उसके लिए, इन सब कामों के लिए हम क्या करते हैं, विदेशी विनिमय की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी कि जो विनिमय दर होती है और जो विदेशी विनिमय की मांग होती है, इन दोनों के बीच में आपस में जो संबंध होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि जो विनिमय दर जितनी अधिक ऊंची होगी तो उतनी ही जो विदेशी विनिमय की मांग जितनी अधिक ऊंची होगी, हमारी विनिमय दर उतनी ही कम होगी। इसे हम एक चित्र से समझते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैं इस तरह से डायग्राम बनाती हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हम जो हमारी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति है उन दोनों चीजों को, और यहाँ पर लेंगे हम विदेशी विनिमय की दर को, विनिमय दर को। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जो विदेशी विनिमय की मांग है और जो विनिमय दर है, उन दोनों में आपस में संबंध कैसा होता है, नेगेटिव। क्योंकि जो विदेशी विनिमय की दर है वो इन दोनों के ऊपर निर्भर करती है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो हम डिमांड कर्व बनाते हैं, और ये मैंने बता ही दिया आपको कि विनिमय की मांग जो है वो विनिमय दर के साथ उल्टा ऋणात्मक संबंध रखती है। तो इसलिए हमारा ये इस प्रकार का बनेगा, डी डिमांड कर्व, विदेशी मुद्रा की मांग वक्र, जो क्या है, मांग में और पूर्ति में नेगेटिव रिलेशन को दिखा रहा है। तो ये हमारा मांग वक्र। ठीक ऐसे ही अब
अब हम विदेशी मुद्रा की पूर्ति वक्र की बात करते हैं। अब मैंने बताया कि मांग हम किस लिए करते हैं, ऋणों का भुगतान करने के लिए, उपहार उधार देने के लिए, निवेश करने के लिए और आयात करने के लिए। ऐसे ही पूर्ति की भी हमें जरूरत पड़ती है। वो किस लिए पड़ेगी, वो पड़ेगी हमें निर्यात करने के लिए। जब हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, तो उससे विदेशी विनिमय हमारे देश के अंदर आएगा। जब भी हम कोई वस्तु बेचेंगे तो हमें आय प्राप्त होगी, तो विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ेगी। इससे जब हम निर्यात हमारे अधिक होंगे तो दूसरे देशों की करेंसी हमारे देश की तरफ आएगी, तो निर्यातों से विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है। ऐसे ही प्रत्यक्ष निवेश, दूसरे देश हमारे देश के अंदर आकर भी निवेश कर सकते हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है। अगर वो अपनी कुछ कंपनियां अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आकर करेगा तो वहाँ की करेंसी हमारे देश में आएगी। ऐसे ही जो गैर निवासी होती हैं, जो हमारे, तो वो भी हमारे देश के अंदर अपनी विदेशी मुद्रा की को भेजते हैं। तो गैर निवासियों के द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करने से और निर्यात करने से, इन सारे कामों से विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि विनिमय की जो दर होगी और विदेशी विनिमय की जो पूर्ति होगी, इन दोनों में आपस में संबंध कैसा होगा, धनात्मक। यानी कि अगर पूर्ति बढ़ेगी, विदेशी विनिमय की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो विनिमय दर भी बढ़ेगी, दोनों में धनात्मक संबंध है। तो इस प्रकार से अगर हम पूर्ति वक्र को बनाएंगे तो पूर्ति वक्र हमारा कैसे बनेगा, इस प्रकार का। ये विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र है। और नम्य विनिमय दर निर्धारित कैसे होगी, इन दोनों के द्वारा, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों जहाँ पर बराबर होंगी। अब ये दोनों बराबर कहाँ हो रही हैं, इस बिंदु के ऊपर, ई बिंदु के ऊपर। तो ये जो निर्धारित होगी, ये हमारी क्या होगी, नम्य विनिमय दर निर्धारित होगी। इसे हम OR इस तरह से नोट कर सकते हैं। और ये विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति का पॉइंट हो गया हमारा कि भाई ये इनकी मांग और पूर्ति, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो जब इस विदेशी, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगी, वहाँ पर हमारी विनिमय दर निर्धारित। अब अगर विनिमय दर ऊपर की तरफ यहाँ निर्धारित, आप सभी को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, विदेशी विनिमय की मांग इतनी है, ये डिमांड कर है हमारा, तो मांग इतनी है लेकिन पूर्ति बहुत ज्यादा है। तो आप सभी को पता है कि जब किसी भी वस्तु की मांग कम हो और पूर्ति ज्यादा हो तो क्या होगी, विनिमय दर कम होगी, नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाकर वो यहीं इसी बिंदु पर संतुलन स्थापित होगा और यहीं पर निर्धारित होगी, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अगर स्थिति नीचे वाली हो, ये वाली स्थिति हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्ति तो हमारी इतनी है, कम है, जबकि मांग बहुत ज्यादा है। तो इसका भी आप सभी को पता है कि जब किसी भी वस्तु की पूर्ति थोड़ी होती है और मांग उसकी बहुत ज्यादा होती है तो क्या हो जाएगी, हमारी विनिमय दर बढ़ेगी और बढ़कर वो ऊपर की तरफ जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि नम्य विनिमय दर वहीं पर निर्धारित होगी जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों बराबर होगी। अगर वो ऊपर की तरफ निर्धारित होगी तो वो नीचे आएगी, क्योंकि ऊपर क्या है, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अगर वो नीचे की तरफ निर्धारित हो गई तो वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूर्ति थोड़ी है और मांग ज्यादा है। निर्धारित कहाँ होगी, वहीं पर निर्धारित होगी नम्य विनिमय दर, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब एक बात और समझने की है यहाँ पर कि मान लिया जो हमारी विनिमय दर है उसकी जो मांग है वो मांग पहले की अपेक्षा बढ़ जाए। हम इसे एक और चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा भाई डिमांड दर विदेशी मुद्रा का, और ये हमारा विदेशी मुद्रा का पूर्ति। अब ये हमारी विनिमय दर निर्धारित होगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाए तो क्या होगा, विदेशी विनिमय की मांग बढ़ गई तो हमारा क्या होगा, डिमांड कर ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा D1 डिमांड कर ऊपर की तरफ चला गया, पूर्ति हमारी वही है। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पूर्ति हमारी वही है और डिमांड हमारी बढ़कर ऊपर की तरफ चली गई है, तो क्या होगा कि ये हमारी ऊपर वाला बिंदु, यहाँ पर ये हमारी विनिमय दर निर्धारित होगी OR1। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, तो उससे विनिमय दर में भी वृद्धि होगी, विदेशी विनिमय दर में भी वृद्धि होगी और ये विदेशी विनिमय की मांग में भी वृद्धि होगी। इसका अर्थ क्या है, हम दो देशों की मुद्रा लेते हैं कि मान लिया एक हमारा डॉलर है और दूसरा हमारा क्या है, रुपया है। एक डॉलर हमारा 75 रुपए के बराबर है। मांग बढ़ने का अर्थ क्या है कि हमारा एक डॉलर जो है वो अब क्या हो गया है, 80 रुपए के बराबर हो गया है। ये क्या अर्थ हुआ कि जब विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है
विदेशी विनिमय की मांग जब बढ़ गई तो अब हमारा क्या हो गया, विनिमय दर भी बढ़ेगी। और विनिमय दर के बढ़ने का अर्थ ये है कि अब हमें $1 प्राप्त करने के लिए पहले हम 75 रुपये दे रहे थे, तो अब हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो विनिमय दर भी बढ़ेगी। अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ेगी तो विनिमय दर भी बढ़ेगी। और बढ़ने का अर्थ क्या है? बढ़ने का अर्थ है कि पहले हम $1 के लिए 75 रुपये दे रहे थे, तो अब हम $1 के लिए 80 रुपये देंगे। ये बढ़ने का अर्थ होता है। ऐसे ही अगर हम पूर्ति के बारे में करें तो मान लिया पूर्ति वक्र हमारा ये वाला है, इसे हम हटा देते हैं। पूर्ति के अंदर वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति के अंदर वृद्धि होगी तो क्या होगा, पूर्ति के अंदर जब वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र हमारा दाईं तरफ चलेगा। ये हमारा S1 पूर्ति वक्र पहले यहाँ पर कट कर रहा था, अब यहाँ कट कर, तो पूर्ति के बढ़ने से क्या हुआ, जो विनिमय दर थी वो घटकर नीचे की तरफ आ गई और पूर्ति हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो पूर्ति के बढ़ने का अर्थ क्या है कि विनिमय दर पूर्ति के बढ़ने से घटेगी, अर्थात जो पहले $1 80 रुपये का था, अब मान लिया वो $1 बढ़कर 70 रुपये का हो, ये इसका अर्थ होता है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि जब विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो विनिमय दर भी बढ़ेगी, और जब विदेशी विनिमय की दर की पूर्ति बढ़ती है तो विदेशी विनिमय दर भी घटेगी। और घटने का अर्थ है कि अब $1 कितना हो गया, 70 रुपये का हो गया, और बढ़ने का अर्थ क्या था कि $1 अब 80 रुपये का हो गया। तो ये आपको समझने की जरूरत है। और ये हमने विनिमय दर के बारे में पढ़ा, विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, और अगर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसका विनिमय दर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार वीडियो को देखने से अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करें, देखें, समझें, जरूर आपकी समझ में आएगा। इसके बाद आप चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो के अंदर हम अपने इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे।